नमस्कार, मैं हूं सुकेश रंजन। मुंबई इन दिनों खबरों का केंद्र बना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच रिया चक्रवर्ती से होते हुए फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के प्रचलन पे आकर रुक गई है और इन सब के केंद्र में थे बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। अब वो पूर्व डीजीपी हो चुके हैं। आपको बता दूं, 87 बैच के ऑफिसर हैं गुप्तेश्वर पांडे। बेबाक बोलते हैं। अब चूंकि रिटायर हो चुके हैं तो उम्मीद की जाती है कि और खुलकर बोलेंगे। स्वागत है सर आपका। पहला सवाल आपसे पूछता हूं, चूंकि 87 में आपने सर्विस ज्वाइन किया तो पीछे से ही शुरू करते हैं। नमस्कार। आपने कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा, लालू राज भी देखा, नीतीश का कार्यकाल भी देखा। अब आप खुलकर कह सकते हैं, चूंकि आप अब सर्विसेज में नहीं है, किसका कार्यकाल बेहतर था? ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सब जानते हैं, सबको पता है और इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के आने के पहले के हालात की चर्चा करूं तो वो उचित नहीं है। उस चीज को हम लोगों का आगे की बात सोचनी चाहिए और आगे देखना चाहिए, क्योंकि मैं तो पूरे बिहार में रहा हूं। मैंने देखा है पूरे मध्य बिहार में हिंसा और जनसंहारों का समय था। कहीं बातें हो रहा था, कहीं सेनाली हो रही थी, कहीं मियाँ चक हो रहा था और छोटे मोटे नरसंहारों का तो कोई कहना ही नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत तरह की बातें थी। क्षत्रिय क्षत्रप अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी सरकार चला रहे थे। दियारे में किसी की सरकार, सिवान में किसी की सरकार और कहीं किसी की सरकार और कहीं सरकार। अपराधी, मवाली, गुंडे, बदमाश, अपहरण करने वाले रंगदार तो 20-20 गाड़ियों काफिलों के साथ चलते थे, खिड़कियों में राइफल बंदूक निकाल करके। अब तो ऐसा कुछ देखने का मिलता नहीं है बिहार में। कोई तरह से नरसंहारों का दौर चला गया, वो जमाना ही चला गया। उसी तरह से इस तरह से संगठित गिरोह का सफाया हो गया। इतर उतर घटनाएं चोरी डकैती की होती रहती हैं और होती रहेंगी। उनका उन्भेदन होता है, गिरफ्तार होते हैं, रिकवरी भी होती है, लेकिन संगठित गिरोह कहीं नहीं है। साफ तौर पे सर आपने ये कह दिया कि जो पुराना राज था जो होती थी उसको जंगल राज जो कहा गया तो ठीक ही कहा गया, जंगल राज था वो। नहीं, मैं ऐसे शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी उस समय के थे, लालू प्रसाद जी, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही स्नेह देते थे, बहुत ही प्यार करते थे। आज भी उनके मन में, उनके लिए मेरे मन में बहुत ही आदर ही का भाव है। और राबड़ी जी थी उसके बाद मुख्यमंत्री जी, उनसे भी मेरे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे। वो भी बहुत प्यार करती थी। जब समीक्षा होगी संदर्भों की तो समय की तो लेखनी, समय की दीवार पर जो चीजें लिख गई हैं उसको तो कोई मिटा नहीं सकता ना। तो जब ये बात होगी, जब मध्य बिहार की बात होगी, उस दौर की बात होगी, तो रणबीर सेना के द्वारा किए गए नरसंहार की बात भी होगी, बातें की बात भी होगी। एमसीसी वालों के द्वारा जो जिस तरह से मियाँ चक ये सेनारी में 40 लोगों की को कसाई की तरह काटा गया, उसकी बात भी होगी। फिर मियाँ चक की बात भी होगी। फिर बहुत ऐसे छोटे मोटे, जहानाबाद तो लैंड ऑफ मैसेकर कहा जाता था, 50 नरसंहार हुए और हर जगह उपद्रव का, आतंक का, अपराध का माहौल था। तो सिस्टम में कुछ लोग थे जिन्होंने सहयोग नहीं किया, जिसके कारण उस सरकार में उपद्रव तो बहुत थे, आतंक भी बहुत नहीं था, तो आप एक तरीके से कह रहे हैं कि पुलिस जो है, ये नई पीढ़ी पुलिस जो है, गुप्तेश्वर जी आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही थी, गुंडे मवालियों का राज था। मतलब जो राज था उससे आज का राज बहुत बेटर है, ये तो साफ ही कह रहे हैं आप नाम ना लें लालू यादव का। आप लोग उसको कंक्लूड करके अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं अपनी भाषा में जो बात बोलना चाहता हूँ वो बोल रहा हूँ। वो हमसे बहुत, उनके व्यक्तिगत अच्छे रिलेशन थे और हमको बहुत प्यार करते थे। बाकी बातें जो मैंने कही है वो आपने सुनी है, आपके दर्शकों ने भी सुनी है। अब चूंकि मैंने बिहार से शुरू किया है तो मुंबई बाद में जाता हूं, बिहार पे ही कुछ देर रहते हैं। अब जो कमान है आरजेडी की वो तेजस्वी के हाथ में है। आपको लगता है कि वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन है? तेजस्वी लालू यादव से बेटर काम करेंगे ऐसी उम्मीद की जाती है, ऐसी अपेक्षा है? देखिए, वो संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए मैं तो आम नागरिक हूँ, लेकिन उम्र में मेरे बहुत छोटे हैं। मेरे पुत्र की तरह हैं। पुत्र में भी ये कहें कि सबसे छोटे पुत्र से भी छोटे हैं वो, लेकिन मैं यंग हैं, नौजवान हैं। मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन उनको अभी बहुत सीखना है।
अपने रिएक्शंस को, अपने फीलिंग को कैसे पब्लिकली मैनिफेस्ट करनी है, किस पर टिप्पणी करनी चाहिए, किस पर नहीं करनी चाहिए, किस पर कितना बोलना चाहिए, किस पर कितना नहीं बोलना चाहिए। मैं तो जब डीजीपी था तो मैं संवैधानिक पद पर वो हैं तो मेरी हैसियत नहीं थी, उनसे बात नहीं कर सकता था। लेकिन मैं अब सोचता हूं कि कभी कहीं संजोग से उनसे मुलाकात होगी तो मैं उनको, उनसे बड़े होने के कारण अभिभावक के रूप में उनको कुछ परामर्श दूंगा। वो पॉइंट्स मैंने लिख करके रखे हैं। उनको अभी बहुत मैच्योर्ड होने की जरूरत है। मतलब नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी कोई मैच नहीं है। इसका मतलब आप निकालते रहिए, इसका मतलब आप निकालते रहिए, लेकिन राजनीति में तो थोड़ा उम्र के साथ ही आदमी सीखता है ना। जिसने 50 वर्ष सेवा में राजनीति में गिरी हो और कोई 5 साल से राजनीति में हो, तो दोनों के अनुभव में तो बहुत फर्क होगा ना। इतना बात तो आप मानते ही हैं। तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, तो अब राजनीति की तरफ बढ़ जाते हैं। आप चूंकि वीआरएस ले चुके हैं तो आपका अगला कदम ये कयास लगाया जा रहा है कि आप प्लंज लेंगे पॉलिटिक्स में। ठीक बात है ये? सुकेश जी, अभी तक मैंने पत्ता खोला नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत जिलों में 22-26 जिलों में मैंने काम किया है डिफरेंट कैपेसिटी में, कहीं आईजी की हैसियत में, कहीं डीआईजी की हैसियत में, कहीं एसपी की हैसियत में, तो हर जगह लोगों से जुड़ा हूं, खास करके नौजवानों से जुड़ा हूं और लाखों की संख्या में मेरे प्रशंसक हैं, मेरे नौजवान हैं। अब देखिए ना, आपके मुजफ्फरपुर साइड के ही आप रहने वाले हैं, तो आप देखिए मुजफ्फरपुर से हमको सुबह से इतने फोन आ रहे हैं, शाम तक आंदोलन भी वहाँ होने वाला है, मुझे बताया गया। मैं मना कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर से ही हमको चुनाव लड़ना चाहिए। शिवहर में कल हुआ कि शिवहर चुनाव लड़ना चाहिए। सीतामढ़ी में कल रोड पर लोग उतर गए जुलूस लेकर के कि सीतामढ़ी से चुनाव लड़ना चाहिए। बक्सर में लोग कह रहे हैं कि वहाँ रोड पर निकले हुए हैं कि बक्सर चुनाव लड़ना, शाहपुर में कह रहे हैं शाहपुर से चुनाव लड़ना, बेगूसराय में कह रहे हैं बेगूसराय चुनाव लड़ना। एक तो वाल्मीकि नगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो खाली है, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी वेकेंट है। तो वाल्मीकि नगर से भी कुछ लोग आए हैं क्या? ये बात हमको नहीं पता था, हमको हमारी स्मृति से उतर गया था कि कोई उपचुनाव भी है। उस पर मैंने विचार नहीं किया, ख्याल भी नहीं आया। लेकिन वहां से भी बहुत सारे लोग आए हैं, 1-2 थोड़े ही आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। तो सारे लोग ये भी कहते होंगे कि आपको किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए। मैं करूंगा ना मैं कि मुझे राजनीति में जाना है। नहीं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन हर तरह के लोग हैं। मेरे जो प्रशंसक हैं, मेरे जो फैंस हैं, मुझे जो प्यार करने वाले हैं, वो किसी जात विशेष के या दल विशेष के नहीं है, वो हर जात के, हर आपको क्या लगता है आपको किस पार्टी? इसीलिए तो मैं उधर काफी प्रशंसा कर रहे हैं आप नीतीश कुमार की, तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार के अंदर ही काम करना चाहिए? नीतीश कुमार की पार्टी एक अच्छी पार्टी है, सुशासन देने वाली पार्टी है, आपको ऐसा लगता है उनके साथ काम करना चाहिए आपको? देखिए, हम सब लोगों के साथ मिल करके इस पर तय करेंगे। व्यक्तिगत रूप से तो नीतीश कुमार के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, इसमें छुपाने की तो कोई बात नहीं है। और इसलिए कि जो भी मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं तो सेवानिवृत्त हो गया, कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। लेकिन जो आज से 5 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनसे भी बात कर लीजिए एक बार, जो सेवा में उनसे भी बात कर लीजिए। कोई एक आदमी बता दे कि कभी भी नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसी भी स्तर के किसी भी पदाधिकारी से किसी चोर, बदमाश, गुंडा, मवाली, अपराधी को छोड़ने के लिए, उसको मदद पहुंचाने के लिए कभी पैरवी किया हो, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भी किसी को संपर्क करने की कोशिश की हो? सवाल जवाब मिलेगा नहीं। कोई आदमी बता दे कि किसी भी थाना से लेकर के और डीजी तक किसी के यहाँ कोई आदमी गया हो और मिला हो कि मैं नीतीश कुमार जी का रिश्तेदार हूं, हमको ये काम है, हमारी मदद करिए। किसी की औकात नहीं है कि अपने को नीतीश कुमार का रिश्तेदार समझ करके और अपने को नीतीश कुमार का रिश्तेदार भूल करके किसी एसपी, कलेक्टर, डीआईजी, आईजी नहीं। तो आपकी बातचीत से जो ध्वनि आती है गुप्तेश्वर पांडे जी, आपकी बातचीत से जो ध्वनि आती है उससे ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉक्सिमिटी जनता दल यूनाइटेड से ज्यादा है। आप एक जमाने में लोग कहते थे कि बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आप जेडीयू में जाएंगे। आप लोग पत्रकार और पॉलिटिशियन से पत्रकार और पॉलिटिशियन के अपने तरीके होते हैं चीजों को लाने के। हमारी जो मैंने 9 में जब बीजेपी ये चुनाव नहीं लड़ा, टिकट हमको नहीं मिला, हम चुनाव नहीं लड़ पाए, वीआरएस ले गए थे, तब तक तो मुझे बीजेपी का ठप्पा था। आज तो मुझे बहुत लोग बीजेपी का आदमी मानते हैं। मैं किसी का पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं इसका हूं न उसका हूं।
मैं तो एकदम न्यूट्रल पुलिस अधिकारी हूं और मैंने आज तक कोई साबित कर दे कि जो पुलिस एक्शन में कोई काम किसी को नफा पहुंचाने के लिए किसी को 34 साल में तो जितने भी बिहार में विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव हुए हैं सब हमने कराए हैं, लेकिन कोई नहीं कह सकता किसी दल का कि किसी को लाभ पहुंचाने की कोशिश की, किसी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव का। अच्छा, राजनीति पे आखिरी सवाल पूछ लेता हूं। कोई पक्ष नहीं लिया। तो उसी तरह से मुझे कुछ लोग बीजेपी का लोग मानते हैं, बीजेपी कुछ लोग जदयू का कहते हैं। राजनीति पे आखिरी सवाल पूछ लेता हूं गुप्तेश्वर पांडे जी, आपको ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव में एनडीए की जीत होगी, नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन की जीत होगी, ये तय है? आपको ऐसा लगता है? मैं ऐसे ही चर्चा सुनता हूं, मैंने इस पर अपना माइंड एप्लीकेशन नहीं किया है, मैंने कोई अपना सर्वे नहीं कराया है, लेकिन जिधर बैठता हूं यही बात सुनता हूं जो आप बोल रहे हैं। अब जरा मुंबई चलते हैं। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में गुप्तेश्वर पांडे का रोल रहा और अब चूंकि आप वीआरएस लेके राजनीति की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो खास तौर पे शिवसेना के नेता और जो आपके क्रिटिक हैं वो ये कह रहे हैं कि अब मामला खुल गया, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले ना मिले, गुप्तेश्वर पांडे को न्याय मिल गया। वो भोले लोग हैं, मैं उन पर हंसी आती है, वो नहीं जानते हैं। जिस औकात की बात करता था तो उनको बड़ी चिढ़ होती थी। वो गुप्तेश्वर पांडे की औकात को नहीं जानते हैं, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। गुप्तेश्वर पांडे की औकात है यहाँ की 12 करोड़ अवाम का प्यार। मैं उस 12 करोड़ अवाम के चरणों का धूल हूँ, उनका सेवक हूँ, उनका प्यार ही मेरी औकात है, वही मेरी ताकत है। मुझे कहीं चुनाव लड़ने के लिए या किसी केस के बहाना खोजने की जरूरत नहीं है। आकर वो अपने सर्वे टीम बना लें कि मैं बिहार के 20-25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसा है जहां इंडिपेंडेंट मैं नॉमिनेशन फाइल करके और चुनाव जीत सकता हूं। विधायक बनना मेरे लिए बाएं हाथ उंगली के खेल है। ये सिर्फ जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है। जिन जिन जिलों में मैंने काम किया है वहां के किसी भी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं निर्दलीय भी चुनाव जीत सकता हूं। ये क्या मजाक है? नहीं तो वो आपके क्रिटिक बताते हैं ना, फूहड़ मजाक है कि क्रिटिक आपके कहते हैं कि आपने दरअसल भूमिका बनाई, मैंने किया, केस कर दिया ना। आपका जो रोल था वो लॉयल्टी टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, लॉयल्टी टुवर्ड्स पर्सन था, पर्सनालिटी था, पॉलिटिकल मास्टर्स था। नहीं, दिस इज ऑल बोगस, दिस इज ऑल, ये घटिया सोच है, घटिया मानसिकता है, और घटिया मानसिकता, घटिया सोच वाले लोगों की बात का जवाब देना मेरा उचित नहीं है। मैंने जो भी किया, केस किया, 3 ही 4 एक्शन किया मैंने, देख लो। एक तो केस किया, पटना में केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि वो इलीगल नहीं था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, बियॉन्ड माई जुरिस्डिक्शन नहीं था। इस पर डिबेट तो अब बंद कर दीजिए। मैंने टीम भेज दी वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया मेरा इन्वेस्टिगेशन कराना गलत नहीं था, तो इस पर भी डिबेट बंद करिए। आपने मेरे लोगों को बेइज्जत किया, सहयोग नहीं किया, उस पर भी बहुत डिबेट हो चुकी है। मैंने कोऑर्डिनेशन के लिए, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए एक आईपीएस अफसर को भेजा, रात को 12 बजे अपने हाथ में ठप्पा लेकर क्वारंटीन किया। ये अनइथिकल था, अनप्रोफेशनल था, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी था, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन कर दिया कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। और हमने आपको अनाउंस किया कि हम नहीं आपको इन्वेस्टिगेशन करने देंगे, नहीं कोई सबूत देंगे। तो हमने प्रस्ताव दे दिया बिहार सरकार को कि आप सीबीआई को हैंड ओवर करने के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा कर दीजिए। केस सीबीआई को चला गया। आप इसके खिलाफ ही चुनौती ये शिकायत लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कदम भी हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। तो हमने इतने ही काम किए हैं। बस चौथा काम ये किया कि हमने बहुत ही आगे आकर के मोर्चे पर वोकल ढंग से मुंबई पुलिस के खिलाफ बोला। बस बोला, तो उसमें क्या गलत बोला? इसलिए बोला कि जब हमारे 4 अधिकारियों को आपने हुमलिएट किया, उसको धक्के दिए, कैदी भान में बैठाया, सोशल मीडिया पर चला, पूरे देश ने देखा, फिर भी मैंने आकर के मुंबई पुलिस की तारीफ की। लेकिन जब फोन पर पुलिस कमिश्नर नहीं फोन उठाता है, एसएमएस नहीं करता है, डीजीपी का फोन नहीं उठा रहा है, आपको बीच में रोकता हूं गुप्तेश्वर पांडे जी, आपने एक बात गलत कही। ये सब लोग कह रहे हैं कि मैंने मुखर होकर विरोध करना कि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है कि वो बिहार के सीएम के बारे में बात करे। ये औकात वाली जो बात कही, इसको लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, बड़ी आपकी चीखा लेकर हुई, बहुत ट्रोल किए गए। इस औकात वाले बयान को वापस ले लेंगे आप? सुनो, नहीं लूंगा ना, क्योंकि मैंने गलत बोला ही नहीं है ना। सुनिए ना, औकात का लिटरल मीनिंग आप सोचो, औकात का लिटरल मीनिंग क्या है? स्टेचर।
औकात सुनने में बड़ा रूड लगता है, कलेजे पर लगता है, अपमानजनक लगता है। इसलिए मैंने उसी समय माफी मांग लिया था कि भाई शायद उनको तकलीफ पहुंची होगी तो मैं माफी मांगता हूं उसी समय। लेकिन बयान वापस लेने की बात बता रहा हूं। औकात का लिटरल मीनिंग स्टेचर माने क्या? रिया चक्रवर्ती हमारे यहां जो एफआईआर हुआ है, उस एफआईआर की नेम्ड एफआईआर अभियुक्त हैं, मुकदमे की अभियुक्त हैं, एक्यूज्ड हैं, नेम्ड एफआईआर एक्यूज्ड हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है अभी कि वो निर्दोष हैं, वो अपने को निर्दोष साबित नहीं कर पाई हैं। तो एफआईआर का एक्यूज किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर अमर्याद भाषा, उस पर कोई अमर्यादित टिप्पणी करे, तो मैंने इसीलिए कहा था उनका ये स्टेचर नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। क्या गलत कहा था? औकात शब्द पर अगर आपको आपत्ति है तो उसके लिए मैं उसी समय माफी मांग लिया था। चलिए ठीक है, मैं और इन्वेस्टिगेशन की बात करते चक्रवर्ती हैं। निर्दोष गुप्तेश्वर नहीं पांडे है, जी, ये तो साबित हो क्योंकि गया। आप कल तक सत्यमेव पुलिस जयते, ऑफिसर थे, सत्यमेव जयते करके ट्वीट करती थी। कल तक आप जेल पुलिस गई। ऑफिसर थे। ये बताइए कि आपने जो सुशांत के लिए जस्टिस मांगना शुरू किया, वो बिहार का लड़का था, हम सब लोगों को बड़ा नाज था और पूरे देश को बड़ा नाज था उन पे। अब जो इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन है वो तो ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती से होते होते वो ड्रग्स पे चला गया और अब वो दीपिका पादुकोण तक पहुंच गया और ड्रग्स की जांच हो रही है। आपको लग रहा है कि ये सही दिशा में है जांच? देखिए, आप समझ नहीं है सुकेश, सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो डिफरेंट है। सुशांत के तथाकथित सुसाइड केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो सीबीआई का काम करने का तरीका है। वो कोई अपना टाइम टू टाइम अपना आपको स्टेप वाइज कोई पीसी नहीं करती, कोई खुलासा नहीं करती, वो अपना चुपके से काम करती जाती है। ये जो एनसीबी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो ड्रग पेडलर्स के बारे में है, ड्रग के माफियाओं के बारे में है। ये इसकी रफ्तार ये चली है, पूरा ड्रग बॉलीवुड हिल जाएगा। मैं बता रहा हूं, हिल जाएगा पूरा बॉलीवुड। एक से एक लोगों के नाम आए हैं, एक से एक लोगों के नाम आएंगे। और ड्रग बॉलीवुड में इतने दिन से बॉलीवुड में ये ड्रग का रैकेट चल रहा है, सिंडिकेट चल रहा है, और ड्रग पेडलर्स इस तरह से ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं। और मुंबई पुलिस को आज तक कुछ नहीं पता है। आप पूछिए तो मुंबई पुलिस वालों से सवाल कीजिए, क्या आपके पास जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं या ड्रग के सिंडिकेट के मेंबर्स हैं उनकी सूची है कि नहीं? उनके पास सूची होगी, पक्का होगी। लेकिन आप पूछिए कि आपने इन पर क्या कार्रवाई की अभी आज तक? आपको सुनने मिलेगा। वो काम कर रही है। अगर मुंबई पुलिस ये काम कर रही होती पहले से तो ये एनसीबी को करने की जरूरत नहीं पड़ती। एनसीबी वो काम कर रही है। अच्छा, ये ड्रग कनेक्शन का एक आखिरी सवाल गुप्तेश्वर पांडे जी, एक आखिरी सवाल करता हूं। मैंने संसद में बहुत भाषण सुना है और बड़े विद्वान लोगों का भाषण सुना है, जिसमें अरुण जेटली एक थे। तो उन्होंने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की बात की थी, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज्ड जुडिशरी की भी बात की थी, और ये कहा था कि जो प्री पोल डिसीजन होता है, प्री रिटायरमेंट डिसीजन, वो उनके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, और इसी को क्विड प्रो को कहते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप वीआरएस लेकर तुरंत राजनीति में आ रहे हैं, ये गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा ख्याल आता है कभी आपको? ये बताइए, हम बता सुकेश, हमको बताओ। माफिया चुनाव लड़ सकते हैं, क्रिमिनल चुनाव लड़ सकते हैं, अपहरण करने वाले चुनाव लड़ सकते हैं, बलात्कार के अभियुक्त लड़ सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ सकते हैं जिन पर 60 मुकदमे हैं, बैंक लूट के, अपहरण के, चोरी के, डकैती के, हत्या के, बलात्कार के। चुनाव लड़िए ना, चुनाव लड़ने से कहां कोई मना कर रहा है, लेकिन एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, कोई मोरालिटी होनी चाहिए। नहीं, सुनिए, मैं ये मानता हूं कि जी इसमें मोरालिटी की कोई बात ही नहीं है। मैं ये मानता हूं कि सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद किसी भी अधिकारी को किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर सरकार को नहीं बैठाना चाहिए। अगर सरकार किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के संवैधानिक पद पर सेवानिवृत्ति के बाद तुरंत बैठाती है तो इसका गलत अर्थ लगाया जाना चाहिए, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। लेकिन अगर सेवानिवृत्ति के बाद कोई पदाधिकारी जनता की अदालत में जाना चाहता है तो जनता की अदालत में जाने को उसको छूट है, क्योंकि इसमें जनता को फैसला करना है, आवाम को फैसला करना है, ठीक है। और आवाम सही फैसला करना। मान लिया आपकी बात, जनता की अदालत में आप जा रहे हैं, ये आपने तय कर दिया। आपकी बातचीत से ये लग रहा है कि आप जनता की अदालत में जा रहे हैं, और जिस दिन आप ये तय करेंगे, घोषित करेंगे, उस दिन आपसे दोबारा बातचीत होगी। समय नहीं है गुप्तेश्वर पांडे जी, दोबारा उस दिन आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गुप्तेश्वर पांडे, अपने इंटेंशंस को साफ करते हुए साफ कह रहे हैं जनता तय करेगी, मतलब चुनाव के मैदान में उतरना उनका तय है।